सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। चलिए, बहुत दिन हो गए आपके साथ बात नहीं हुई। आज मैं इतिहास का भाग 14 लेके आया हूँ। शायद भाग 13 तक हमने इतिहास पढ़ लिया था, अगर आपको याद हो। अब मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले पार्ट देख लिए होंगे और आपने सारा रिवीजन कर लिया होगा। तो मैं भाग 14 लेकर आया हूँ। भाग 13 मैंने डाल दिए। भाग 13 डालने का मतलब है, अगर एक वीडियो 40 मिनट का अगर मैं एवरेज लगाऊं 35-40 मिनट, तो 5 से 6 घंटे का आपका मटेरियल था, वो आपने देखा होगा। उसको 1-2 बार देखिए, याद कर लीजिए। फिर भाग 14 पूरा करते ही आज मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मुगल पूरा हो जाए, 1707 तक का सारे टॉपिक उसके उठा लाऊं। इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली चलूंगा और स्पीडली के साथ साथ मैं थोड़ा शॉर्ट में बात करूंगा। हो सकता है कि थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाए। खैर, अगर लंबा होगा तो देख लेना, लेकिन आप पीछे के वीडियो के साथ देखते चलिए। मैंने इतने दिन जो गैप दिया है, वो गैप देने का मुख्य कारण यही है कि आप जो है पिछली वीडियो को रिवीजन कर लें। ये तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक दिन में 3 वीडियो भी डाल सकता हूँ और मैं इतना मटेरियल डाल सकता हूँ कि आप कहेंगे कि हमारे पास डाटा ही नहीं है और बहुत से इशू आ जाएंगे। जबकि मैंने एक वीडियो लंबी डाल दी थी, तो उसी में कई लोग कह रहे थे कि बहुत लंबी वीडियो डाल दी। खैर, बातें नहीं करते और मैं शुरू कर रहा हूँ भाग 14। भाग 14 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए मैं आपको सारा बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मुगल कालीन साहित्य, एक हो जाएगा शिक्षा, 2 हो जाएगा विदेशी यात्री, तीसरा पार्ट हो जाएगा मुगल महिला, भाग 4 हो जाएगा। उसके बाद मुगल कालीन मकबरे, ये भाग 5 हो जाएगा। और ये भाग पूरा होते ही आपका मुगल का लगभग सभी टॉपिक पूरे हो जाएंगे। ठीक है जी। तो मैं इन 1, 2, 3 भाग 4 और ये 5, इन 5 टॉपिक पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आ जाइए आप। सबसे पहले शुरू कर रहा हूं मैं मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था। शॉर्ट में चलूंगा, तेज चलूंगा, आप मेरे साथ आ जाइए, मजा आएगा पूरा और आपके कोई क्वेश्चन नहीं बचेंगे। चलिए मुगल कालीन शिक्षा की बात करता हूं। देखिए, आप जानते हैं इस्लामी शिक्षा थी, तो यहां पर एक होते थे मकतब और एक होते हैं मदरसे। मकतब क्या होते थे? मकतब जो थे प्राथमिक स्कूल थे, प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, जिन्हें मकतब कहते थे। और उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। शिक्षा की भाषा क्या थी? शिक्षा की भाषा फारसी थी। फारसी भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक हो गई बात। उसके बाद अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अगर आपने तर्क और दर्शन की शिक्षा ली है, तो आपकी उपाधि क्या होगी? आपकी उपाधि होगी फाजिल। तो फाजिल कौन होते थे? फाजिल वो होते थे जिन्होंने तर्क और दर्शन की शिक्षा प्राप्त की जाती थी। इसी तरह से साहित्यिक अगर शिक्षा आपने ग्रहण की है, तो आप हो जाएंगे काबिल। ठीक हो गई बात। और अगर आपने धार्मिक शिक्षा ली है, तो आप हो जाएंगे आमिल। इन तीनों चीजों को देख लीजिएगा। आमिल कौन होते थे? धार्मिक शिक्षा लेने वाले। फाजिल, काबिल और आमिल। तर्क की शिक्षा लेने वाले फाजिल, साहित्यिक शिक्षा लेने वाले काबिल, और धार्मिक शिक्षा जिनको दी जाती थी वो उपाधि होती थी आमिल होती थी। ठीक हो गई बात। चलिए, अब मैं आ रहा हूं फटाफट, आप देख लीजिए। देखिए, अकबर की धाय मां थी महामनगा। अकबर की धाय मां थी। उन्होंने एक मदरसा बनवाया था जिसका नाम था मदरसा ए बेगम। अकबर की धाय मां महामनगा ने बनवाया था। मैंने इनके बारे में आपको पहले बहुत बता दिया है। ठीक हो गई। चलिए, शाहजहां ने एक दारुल बुरका नाम का कॉलेज था, कॉलेज की मरम्मत करवाई थी। ठीक हो गई बात। शाहजहां ने करवाई थी। फिर बैतुल उलम क्या है? औरंगजेब की लड़की थी जिसका नाम था जेबुनिसा। जेबुनिसा ने दिल्ली में बनवाया।
जेबुन्निसा ने दिल्ली में बनवाया था, औरंगजेब की लड़की थी। ठीक हो गई बात। देखिए यही मोटे मोटे क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए। महामनगा, दारुल बुरका, महामनगा ने मदरसा बेगम, दारुल बुरका ने कॉलेज की मरम्मत कराई थी, शाहजहां ने कराई थी कॉलेज की मरम्मत, और कॉलेज का नाम क्या था? कॉलेज का नाम था दारुल बुरका। बैतुल उलूम एक पुस्तकालय होगा ये, इसकी स्थापना जेबुन्निसा करेगी दिल्ली में। बाद में जब मैं महिलाओं पे आऊंगा तो फिर इन पर चर्चा करूंगा। चलिए मैं इसे मिटो रहा हूं और आगे आ रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं मैं, मुगल कालीन साहित्य। इसमें भाग 14 में सबसे बड़ा पार्ट यही है, साहित्य। ठीक हो गई बात। साहित्य में सबसे पहले बात करते हैं बाबर के समय की। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसे कहते हैं तुजुक ए बाबरी, या कहेंगे बाबर नामा। क्या बोलेंगे? तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा। ठीक बात है। ये इसने तुर्की भाषा में लिखी। तुर्की भाषा को चगताई भी कहते थे, चगताई भाषा में लिखी। ठीक हो गई। ये क्या उस समय के समाज पे, उस समय के लोग वेशभूषा, फल फूल, मौसम आदि की जानकारी देती है ये पुस्तक। ठीक हो गई बात। तुजुके बाबरी है। तुजुके बाबरी का क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया कौन सी भाषा में लिखी गई, तो तुर्की में लिखी गई थी, आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसके अनुवाद हुए हैं। देखिए 3 बार अनुवाद हुआ है, 3 बार इसका अनुवाद हुआ है फारसी में। सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे आ रहा हूं। एक तो हुआ हुमायूं के समय, एक हुमायूं के समय हुआ है, एक अकबर के समय हुआ है, और एक शाहजहां के समय हुआ है। अकबर के समय और एक शाहजहां के समय। अब बात यह है हुमायूं के समय किसने किया? हुमायूं के समय जोना खां और वह प्योंद खां ने किया था। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, प्योंद खां ने या पेंदा खां भी लिखा हुआ है कहीं पर, तो इसे आप पाइंदा खां भी, पोइंदा खां भी, जो भी आप समझे। अकबर के समय अब्दुल रहीम खाना ने किया, अब्दुल रहीम खाना ने अकबर के समय। और फिर बात आती है शाहजहां के समय। तो शाहजहां के समय इसका जो अनुवाद हुआ है वो किया है मीर अबू तालिब ने। किसने किया है? मीर अबू तालिब ने किया है। ठीक हो गई बात। ये तीनों क्वेश्चन हो गए, आप देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है इसका इंग्लिश में अनुवाद की। आप देख लीजिए हुमायूं के समय जोना खां और पाइंद खान ने किया था, अकबर के समय अब्दुल रहीम खाना ने किया, शाहजहां के समय मीर अबू तालिब ने किया था। अब मैं आ रहा हूं इंग्लिश में। अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 1905 में मैडम बेवरीज ने किया था। सबसे ज्यादा प्रमाणिक जो है मैडम बेवरीज का ट्रांसलेशन माना जाता है। ठीक बात है। इसके अलावा किसने? इसके अलावा जॉन लीडेन ने भी किया, वह एर्स्किन ने भी किया। ठीक बात है। तो ये अंग्रेजी अनुवाद किए हुए हैं। मैडम बेवरीज का सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। ठीक हो गई बात। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तुजुके बाबरी की, तो आपसे पूछेगा कि तुजुके बाबरी में भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताता है वो? तो दक्षिण के कृष्णदेव राय को बताता है शक्तिशाली। कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली, विजयनगर का शासक होगा, मैं पीछे बताया था आपको। तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को बाबर सबसे अधिक शक्तिशाली शासक बताता है भारत का, याद रखिएगा। उसके बाद बाबर के अगर जो कोई क्वेश्चन है साहित्य से संबंधित तो मैं चर्चा कर लेता हूं। बाबर ने काव्य की एक शैली बनाई थी जिसका नाम था मुगैयान। मुगैयान क्या थी? काव्य यानी कि लेखन की एक काव्य शैली थी जो बाबर ने डेवलप की थी, जिसका नाम था मुगैयान। ये गद्य में थी, पद में थी, पद की थी शैली मुगैयान। ठीक हो गई बात।
बाबर ने एक दीवान भी लिखा था। आप कहेंगे दीवान क्या था? दीवान उसकी कविताओं का संग्रह था जो बाबर ने लिखा था। ठीक बात है। तो ये बाबर से संबंधित साहित्यिक सेक्शन जो है पूरा हो जाता है। मुगलियान बाबर ने काव्य शैली लिखी थी और आपका दीवान लिखा था कविताओं का संग्रह। ठीक हो गई बात। उसके बाद में चलता हूं हुमायूं पे। हम चर्चा करते हैं हुमायूं पे। हुमायूं के समय की जैसे ही बात करता हूं तो एक नाम आता है मिर्जा हैदर दौलत का। ये सेना का कमांडर था और चचेरा भाई था। ठीक बात है। क्या था? ये सेना का कमांडर भी था और चचेरा भी था, चचेरे रिलेशन में था। ठीक हो गई बात। इस मिर्जा हैदर दौलत ने कौन सी किताब लिखी? इसने किताब लिखी तारीखे रशीदी। मिर्जा हैदर दौलत की किताब है जो कि इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक हो गई बात। पहली किताब हुमायूं के समय की। नंबर दूसरी किताब हुमायूं के समय की आती है जिसका नाम है हुमायूं नामा। किसने लिखी? ये लिखी हुमायूं की गुलबदन बेगम ने। हुमायूं की सगी बहन तो नहीं थी लेकिन बहन थी हुमायूं की, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। ठीक बात है। हुमायूं नामा कितने खंड में है? ये 2 पार्ट में है, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 में बाबर के जीवन की जानकारी है और दूसरा खंड जो है हुमायूं से संबंधित है। ठीक हो गई बात। हुमायूं नामा हुमायूं की बहन ने लिखी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। ठीक हो गई बात। जो 2 पार्ट में लिखी गई है, एक में बाबर के जीवन में कैसे बाबर ने संघर्ष किया और दूसरे में हुमायूं के जीवन संघर्ष को बताया गया है। ठीक हो गई होगी बात यहां तक। चलिए मैं इसे मिटो करके नेक्स्ट आता हूं। हुमायूं के समय की 2 हो गई। अब मैं आ रहा हूं तीसरी पे। तीसरी पे चर्चा करता हूं। एक है कानून हुमायूनी है। ठीक बात है। हुमायूनी ये ख्वाजा खोंद मीर की है। किसकी है? खोंद मीर ने लिखी। देखिए मैं वही किताबें बता रहा हूं जो पेपर में आई हुई है या पेपर में आ सकती हैं, वही किताबों पर चर्चा कर रहा हूं। ख्वाजा खोंद मीर की किताब है जिसका नाम है कानून हुमायूनी। ठीक बात है। उसके बाद चौथी किताब है तज़किरात उल वक़ियात। तज़किरात उल वक़ियात इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, पेपर में आ सकती हैं। ये जोहर आफ्ताबाची की है। किसकी है? जोहर आफ्ताबाची। ठीक बात है। इसमें हुमायूं का जीवन संघर्ष है इस पुस्तक में दिखाया गया। ठीक बात है। जोहर आफ्ताबाची की पुस्तक है जो हुमायूं के जीवन में जो उतार चढ़ाव आए हैं वो सारे के सारे इसी बुक में दिखाए गए हैं। चलिए मिटो दो इसे। मैं नेक्स्ट किताब पे आता हूं। देखिए हुमायूं के समय की ये 4 किताबें तो हैं इंपॉर्टेंट। वैसे और भी किताबें हैं, मैं सोच रहा हूं आपको जरूरत नहीं पढ़ने की, तो मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं। नेक्स्ट में आता हूं अकबर के समय। आपसे पूछे कि मुगल काल में दरबारी इतिहास लेखन किसने शुरू किया, तो आप कहेंगे अकबर ने शुरू किया। दरबारी इतिहास लेखन की शुरुआत करता है आपका अकबर। तो अकबर के समय दरबारी इतिहास लेखन शुरू हुआ। चलिए तो कौन सी पुस्तक है जो सबसे पहले लिखी गई, जो पहली ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है? उसका नाम है नफाइस उल मासिर। नफाइस उल मासिर ये पहली पुस्तक है जिसे ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है अकबर के काल की, जो अलाउद्दौला काजविनी ने लिखी है। मीर काजविनी लिख रहा हूं मैं, अलाउद्दौला नहीं लिखा मैंने, मीर काजविनी ने लिखी है। ये कब से कब तक की जानकारी देती है? 1565 से 75 तक की जानकारी देती है। प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कब की? अकबर के समय की। ठीक हो गई बात। अकबर के समय की पहली ऐतिहासिक पुस्तक है ये नफाइस उल मासिर। ठीक हो गई बात। अब मैं दूसरे पे आ रहा हूं। आ जाइए। अकबर के समय की दूसरी पुस्तक।
दूसरी पुस्तक आप जानते हैं कौन सी है? अकबरनामा। दूसरी पुस्तक का नाम है अकबरनामा। ये 1591 से 98 7 वर्षों में लिखी गई। कितने वर्षों में? 7 वर्षों में लिखी गई है। 1591 से 1598। ठीक बात है। ये 3 पार्ट में है। कितने पार्ट में है? 3 पार्ट में है। जो प्रथम भाग है वो बाबर और हुमायूं के जीवन से संबंधित है। दूसरा भाग अकबर के जीवन से संबंधित है। ठीक हो गई बात? अकबर का शासन बताया गया है इसमें। ठीक हो गई बात? और जो तीसरा भाग है वो आईने अकबरी कहलाता है। ठीक बात है। इसमें शासन व्यवस्था, मनसबदारी, अर्थव्यवस्था, सारी जानकारी इसी में मिलती है, आईने अकबरी में। ये सारी जानकारी अकबर के समय की आईने अकबरी में मिलती है। ठीक हो गई? इसी में अबुल फजल की जीवनी भी मिलती है। अबुल फजल की जीवनी किसमें मिलती है? इसी में मिलती है। फिर आपसे पूछे आईने अकबरी कितने भाग में, तो आप कहेंगे आईने अकबरी खुद 5 भागों में है। ठीक हो गई बात? मैंने आपको सारा बता दिया। पहली जो हो गई बाबर और हुमायूं का पार्ट है, दूसरा अकबर का शासन है, और तीसरा आईने अकबरी जो खुद 5 भागों में। पेपर में पूछा हुआ था शायद कितने पार्ट्स में है आईने अकबरी, कौन सा पार्ट है? तीसरी जिल्द है आईने अकबरी, और ये खुद 5 भागों में बटा हुआ है आईने अकबरी। ठीक हो गई बात? चलिए मैं नेक्स्ट किताब पे चलता हूं, आप आ जाइए मेरे साथ। अकबर के समय ही चल रहा हूं मैं अभी, और एक व्यक्ति का नाम लिखता हूं मैं जिसका नाम है बदायूनी। क्या नाम है? बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी है इसका पूरा नाम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बदायूनी। इसकी जो किताब है उसका नाम है मुंतखब उल तवारिक। मुंतखब उल तवारिक जो है इसकी प्रमुख पुस्तक है बदायूनी की। बदायूनी की मैं 4-5 चीजें बता देता हूं। इस पुस्तक को क्या कहते हैं? इस पुस्तक को हिंदुस्तान का आम इतिहास कहते हैं। ठीक बात है। ये क्यों कहते हैं? ये महमूद गजनबी से लेकर से अकबर तक सारी जानकारी देती है। ठीक हो गई बात? महमूद गजनबी से लेकर अकबर तक। ठीक बात है। अब आपसे पूछे बदायूनी। बदायूनी वही था जो हल्दी घाटी के युद्ध में भी गया था। कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में। राजस्थान थीसिस में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक बात है। हल्दी घाटी के युद्ध में गया था बदायूनी। और क्या है? ये अकबर का विरोधी है बदायूनी। क्या है? अकबर का विरोधी माना जाता है इसे, बदायूनी को। ये अकबर की इस्लाम विरोधी कार्यों की सूची देता है। इस्लाम विरोधी कार्यों की सूची देता है। ये पूरी की पूरी सूची उपलब्ध कराता है। अकबर के इस्लाम विरोधी कार्यों को बताता है जो अकबर ने किए हैं। ठीक हो गई बात? आप देख लीजिए आराम से। बदायूनी की बात कर रहा हूं मैं, और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट में आ रहा हूं। मिटो तो इसे मैं अकबर का विरोधी है ये। ठीक है? बदायूनी अकबर की आलोचना करता है जगह जगह पे। अकबर ने क्या करा? अकबर ने अपने समय एक अनुवाद विभाग बनवाया। कौन सा विभाग बनवाया? अनुवाद विभाग बनवाया। ठीक बात है। अब आपसे कहेंगे अकबर ने अनुवाद विभाग का हेड कौन था? फैजी। फैजी अकबर का दरबारी कवि था और यही इसका भी हेड था। फैजी की अध्यक्षता में बनाया था। ठीक हो गई बात? नंबर 1 बात। नंबर 2, संस्कृत भाषा को भी संरक्षण दिया अकबर ने। कौन सी भाषा को? संस्कृत भाषा को भी संरक्षण दिया। अभी हम देखेंगे कैसे अनुवाद विभाग में क्या क्या काम हो रहे हैं, वो अभी हम चर्चा करते हैं। चलिए अनुवाद विभाग में क्या होगा? अनुवाद विभाग में
संस्कृत की पुस्तकों का कौन सी भाषा में, मुगलों की दरबारी भाषा क्या है, सरकारी भाषा फारसी है, तो फारसी में अनुवाद होगा। अब मैं अनुवाद करना शुरू कर रहा हूं। चलिए, सबसे पहली पुस्तक जिसका अनुवाद हो रहा है वो है महाभारत। महाभारत का किस नाम से, रज्मनामा के नाम से होगा अनुवाद। रज्मनामा लिखा होता है कि रज्मनामा लिखा होता है। फारसी में रज्मनामा का मतलब क्या है, इसका मतलब है युद्धों की पुस्तक होता है इसका नाम, मतलब रज्मनामा का। ठीक है, किसने किया, नकीब खां, अब्दुल कादिर और बदायूनी, इन 3 लोगों ने इसका अनुवाद किया था महाभारत का। महाभारत संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। ठीक हो गई बात। चलिए मैं आगे आ रहा हूं, इसे मिटाता हूं। दूसरी कौन सी किताब है जिसके ऊपर हम बात करते हैं, वो है रामायण। रामायण का अनुवाद हो रहा है, कौन कर रहा है, इसका अनुवाद कर रहा है बदायूनी। ठीक हो गई बात। रामायण का अनुवाद कौन कर रहा है, बदायूनी कर रहा है। तीसरी पुस्तक कौन सी है, तीसरी पुस्तक है रजत रंगनी। पेपर में आ जाता है ये। रजत रंगनी का अनुवाद कौन कर रहा है, रजत रंगनी शाह मोहम्मद शाहबादी कर रहे हैं। शाह मोहम्मद शाहबादी रजत रंगनी का फारसी में अनुवाद कर रहे हैं। फिर चौथी पुस्तक कौन सी आती है, आती है भगवत पुराण। भगवत पुराण का कौन कर रहे हैं, टोडरमल कर रहे हैं। टोडरमल कर रहे हैं भगवत पुराण का। फिर आती है अथर्ववेद। अथर्ववेद का कौन अनुवाद कर रहा है, इब्राहिम सरहिंदी कर रहे हैं अथर्ववेद का। अथर्ववेद का इब्राहिम सरहिंदी अनुवाद कर रहे हैं। ठीक बात है। फिर एक आती है गणित की पुस्तक है जिसका नाम है लीलावती। लीलावती का कौन अनुवाद कर रहे हैं, लीलावती का अनुवाद फैजी कर रहे हैं। ठीक बात है। एक आती है कालिया दमन, मैं यहां लिखता हूं ऊपर। एक आती है कालिया दमन। कौन सी, कालिया दमन। कालिया दमन, कालिया दमन का किस नाम से होता है, कालिया दमन आप जानते हैं, कालिया नाग की हत्या करते कृष्ण जी, वो आप पढ़ा होगा। यार ए दानिश के नाम से, किस नाम से, यार ए दानिश के नाम से। कौन करेगा अनुवाद, अनुवाद करेंगे आपके अबुल फजल। ठीक बात है। कालिया दमन का अनुवाद यार ए दानिश के नाम से अबुल फजल करेंगे। चलिए, अकबर के समय की जो इंपॉर्टेंट हुई मैंने आपको बता दिया। चलिए मैं आगे चल रहा हूं, आप मेरे साथ आइए। जहांगीर के समय, टाइम नहीं खराब करते, वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर आप मेरे को बोलेंगे कि बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हैं। हाँ बोलने का तो है। जहांगीर, चलिए जहांगीर ने क्या लिखी, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी। अब मैं आत्मकथा पे आता हूं। तो देखिए, पहले बाबर आया, बाबर ने आत्मकथा लिखी। 2 ही शासक होंगे मुगलों में, एक बाबर और दूसरा जहांगीर। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है, तुजुक ए जहांगीरी। ठीक बात है। देखिए, तुजुक ए जहांगीरी लिखी बाबर ने, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा कितने साल तक, 12 वर्ष का इतिहास लिखा है इसने। 12 वर्ष तक लेखन किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 12 से 19 वर्ष तक कौन लिखेगा, मोतमिद खां लिखेंगे। मोतमिद खां कब से कब तक लिखेंगे, 12 से 19 साल तक मोतमिद खां लिखेंगे। फिर आपसे पूछे इसे पूरा कौन करेगा, मोहम्मद हादी पूरा करेंगे। हादी पूरा करेंगे। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, यूपीपीसीएस में आया हुआ है। ठीक बात है। चलिए, उसके बाद में जहांगीर के समय की नेक्स्ट पुस्तक पे चल रहा हूं, वो है इकबाल नामाए जहांगीरी। क्या नाम है, इंपॉर्टेंट किताब है, पेपर में बहुत आई हुई है। इकबाल नामा ए जहांगीरी किसने लिखी, ये भी मोतमिद खां ने लिखी। याद कर लीजिएगा बिल्कुल, मोतमिद खां। ठीक हो गई बात, मोतमिद खां ने लिखी।
इकबाल नामा है जहांगीरी। ठीक हो गई बात। चलिए उसके बाद मैं आ रहा हूं शाहजहां के समय। जहांगीर के समय की मैंने इंपॉर्टेंट बता दी आपको, अब मैं आ रहा हूं शाहजहां के समय। शाहजहां, ठीक हो गई बात। शाहजहां के समय दो किताब हैं जो लिखी गई, एक है मतलब एक ही नाम की दो किताब, एक है पातशाहनामा और दूसरी का नाम भी है पातशाहनामा। ठीक हो गई बात। पातशाहनामा, पातशाहनामा मोहम्मद अमीन काजवीनी ने लिखी, मोहम्मद अमीन काजवीनी ने लिखी। किसने लिखी? पातशाहनामा मोहम्मद अमीन काजवीनी ने लिखी। ठीक बात है। और इसे पूरा कौन करेगा? पूरा मोहम्मद वारिस ने पूरा किया। ठीक हो गई बात। मोहम्मद वारिस ने इसे पूरा किया है। उसके बाद एक और पातशाहनामा है जिसको लिखने वाले हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है दूसरा पातशाहनामा। ठीक बात है। तीसरी किताब है इसके समय की, उसका नाम है शाहजहांनामा। शाहजहांनामा किसने लिखी? इनायत खान ने लिखी। इनायत खान ने लिखी है शाहजहांनामा। ठीक हो गई बात। मैंने आपको तीनों किताबें बता दी शाहजहां के समय की। ये तीन इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, मेरे साथ आप देखते चलिएगा। ये शाहजहां के समय की प्रमुख किताबें हो गई। अब मैं आ रहा हूं औरंगजेब के समय। देखिए शाहजहां के समय हमें एक चीज और चर्चा करनी चाहिए, फिर हम आगे चलते हैं। शाहजहां का लड़का था जिसका नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह को लघु अकबर कहते हैं क्योंकि दारा शिकोह अपनी उदारवादी नीति के कारण जाना जाता है, इसे ही लघु अकबर कहते हैं। लेनपुल ने कहा है, किसने कहा है लघु अकबर? लेनपुल। लेनपुल एक इतिहासकार होंगे जो हुमायूं का भी मजाक उड़ाएंगे, जो कहेंगे हुमायूं लुढ़कता हुआ आया, लुढ़कता हुआ चला गया। तो लेनपुल दारा शिकोह को भी लघु अकबर कहते हैं। चलिए अब इन्होंने क्या किया? दारा शिकोह को देख लेते हैं। इसका साहित्य भागवत गीता व योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया। किसका? योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया। दारा शिकोह का नंबर 1 काम। उदारवादी था, उदारवादी नीति की जाना जाता है। दूसरा 52 उपनिषदों का किस नाम से? सिर-ए-अकबर। देखिए सिर-ए-अकबर का मतलब मैं इंग्लिश में बोलूं, अकबर का मतलब होता है गॉड, तो इसे बोलेंगे सीक्रेट ऑफ गॉड। इसका मतलब होगा ईश्वर के रहस्य। 52 उपनिषदों को वो सिर-ए-अकबर यानी सीक्रेट ऑफ गॉड के नाम से अनुवाद करेंगे। ठीक बात, करवाएंगे सहयोगी से। देखिए इनकी तीसरी है सकीनत उल ओलिया और चौथी है सफीनत उल ओलिया। इंपॉर्टेंट है, दोनों को हमें देखना चाहिए। सकीनत उल ओलिया और सफीनत उल ओलिया ये क्या है? ये सूफी संतों के जीवन चरित्र हैं। इसमें सूफी संतों के जीवन चरित्र बताए गए हैं इसमें। ठीक हो गई बात। सूफी संतों के जीवन चरित्र बताए गए हैं इसमें। मिटो दो इसे मैं। उसके बाद दारा शिकोह की देखिए 5-6 किताबें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। एक है इनकी 5वीं रिसाला ए हकनुमा। कौन सी? रिसाला ए हकनुमा, आपको याद करनी ही पड़ेगी। ठीक बात है। एक है तारिकात ए हकीकत। तारिकात ए हकीकत, 2 किताबें हैं इनकी। तारिकात ए हकीकत, इनमें क्या है? इनमें सूफीवाद का दर्शन है। सूफीवाद दर्शन।
ठीक हो गई बात। रिसाला हकनुमा तारीकात हकीकत है। उसके बाद एक और देखनी चाहिए हमें दारा शिको की, तब जाकर के हमारा पूरा होगा। मज़्म उल बहरीन पेपर में आई हुई है। मज़्म उल बहरीन को मैं कह दूं दो समुद्रों का मिलन। इंपॉर्टेंट है ये, दारा शिको की इंपॉर्टेंट है ये, ठीक बात है। अब आप कहेंगे दो समुद्र कौन से हैं? ये दो समुद्र है वेदांत और सूफीवाद। इनका संगम यानी इनकी मिश्रित विचारधारा पे चर्चा की गई है। मज़्म उल बहरीन पे, इसका मतलब है दो समुद्रों का मिलन। ठीक हो गई बात। चलिए, ये आपका शाहजहां पूरा हुआ। अब मैं आता हूं औरंगजेब पे। औरंगजेब पे आ रहा हूं मैं। देखिए, औरंगजेब पहले तो इतिहास लेखन का विरुद्ध था। आप कहेंगे क्या है? इतिहास लेखन के विरुद्ध होगा, लेकिन सर्वाधिक पुस्तकें इसी में लिखी जाएगी। सर्वाधिक लेखन इसी समय होगा। अब देखिए, है ना, दो विरोधी बातें आपको याद रखनी चाहिए। औरंगजेब विरोधी था, लेकिन सर्वाधिक लेखन इसी समय होगा। ठीक बात है। चलिए, अब मैं आ रहा हूं एक व्यक्ति की, जिसकी बात करता हूं किताब की। सबसे पहले मुंतखब उल लुबाब, इसको आपको देखना चाहिए। किसने लिखी है? खफी खान ने लिखी। खफी खान ने कैसे लिखी? गुप्त रूप से, चोरी छुपे लिखी। औरंगजेब से गुप्त रूप से लिखी। अब औरंगजेब से गुप्त रूप से ये लिख रहा था, इसमें कौन सा वर्णन है? इसमें औरंगजेब से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला होगा एक बादशाह, उसके समय तक की जानकारी देगा ये। अब देखिए, गुप्त रूप से दरबार का आलोचनात्मक विवरण देगा, तो रंगीला मोहम्मद शाह खुश होगा। मोहम्मद शाह रंगीला इसे मोहम्मद हाशिम की उपाधि देगा। कौन सी उपाधि देगा? मोहम्मद हाशिम की उपाधि किसने दी? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह वही है जिसे हम इतिहास में रंगीला बादशाह कहते हैं, ये देगा। ठीक हो गई बात। उसके बाद नेक्स्ट किताब पे आता हूं, कम से कम 20 बार आई हुई है। क्या नाम है किताब का? नुक्शा ए दिलकुशा। नुक्श ए दिलकुशा किसकी है? भीमसेन की किताब है। ये बहुत बार पेपर में आ चुकी है। ठीक बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में आ चुकी है। उसके बाद मासिर आलमगीर, तीसरी किताब है मासिर ए आलमगीर। बहुत इंपॉर्टेंट है मासिर ए आलमगीरी। किसके? मोहम्मद साकी की है। मोहम्मद साकी की है, इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, इस किताब को जादू, एक इतिहासकार होंगे जिनका नाम होगा जादूनाथ सरकार। वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे मुगल काल का गजेटियर। मुगल काल का गजेटियर। अब क्वेश्चन हो गया कि किसे कहा गया है मुगल काल का गजेटियर? तो आप बताएंगे कि मासिर आलमगीरी को लिखी वो कहा गया है। किसने कहा है? ये आपका मोहम्मद साकी ने लिखी है और जादूनाथ सरकार ने कहा है। चलिए, नेक्स्ट आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट आ रहा हूं फतवा ए आलमगीरी। इंपॉर्टेंट है, इसके क्या क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं। फतवा ए आलमगीरी क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। चलिए, देखिए, शेख निजाम की अध्यक्षता में 6 लोग लिखेंगे। इसमें 6 लोग लिखेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2, कौन लिखवाएगा? औरंगजेब लिखवाएगा। औरंगजेब लिखवाएगा। एकमात्र किताब है जिसे औरंगजेब स्वयं लिखवाएगा। क्या है? ये न्याय और कानून की पुस्तक है। न्याय व कानून की पुस्तक है। तो
आपसे पूछे कि औरंगजेब ने कौन सी किताब लिखवाई, तो आप कहेंगे औरंगजेब ने एक ही किताब लिखवाई है जिसका नाम है ये। चलिए, उसके बाद एक किताब और इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है फुतुहात-ए आलमगीर। क्या नाम है? फुतुहात-ए आलमगीर। इंपॉर्टेंट किताब है फुतुहात-ए आलमगीर, आपको देखना चाहिए। ईश्वर दास नागर की, ईश्वर दास नागर। मुगल काल में राजपूतों के साथ जो घटनाएं हैं, राजपूत घटनाओं का जिक्र मिलता है इसमें। राजस्थान में पेपर में आया हुआ है, राजपूत घटनाओं का जिक्र मिलता है इसमें फुतुहात-ए आलमगीर का। ठीक हो गई बात। मैंने आपको औरंगजेब के समय की सारी बता दी। चलिए, मैं आ रहा हूं नेक्स्ट, हिंदी साहित्य पे आते हैं जी। हिंदी साहित्य भी तो है। चलिए, अकबर के समय से शुरू होता है। अकबर के समय कौन सा साहित्य? हिंदी साहित्य, ठीक है, का स्वर्ण काल है अकबर का समय, हिंदी साहित्य। ठीक हो गई बात। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कौन सा है? अकबर के समय का। चलिए, तो क्या लिखा गया, चलिए हम देख लेते हैं। नंबर एक थे अब्दुल रहीम। ठीक बात है। अब्दुल रहीम ने खाने खाना ने क्या लिखी? रहीम सतसई लिखी। क्या लिखी? रहीम सतसई। कौन सी भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में लिखी है अब्दुल रहीम ने। उसके बाद अकबर ने बीरबल को क्या उपाधि दी? बीरबल को कबीराई की उपाधि दी। बीरबल मतलब महेशदास कबीराई की उपाधि दी। ठीक हो गई बात। उसके बाद एक होगा नरहरि। नरहरि को कौन सी उपाधि देगा? नरहरि को महापात्र की उपाधि देगा। ठीक हो गई बात। अब्दुल रहीम हो गया, बीरबल हो गया, ये हो गया। तुलसीदास जी होंगे। देखिए, तुलसीदास जी अकबर के समकालीन है, लेकिन अकबर के दरबार में नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इन्होंने रामचरितमानस अकबर के समय लिखी है, अवधी भाषा में। कहीं आप सोचें कि अकबर के दरबार में थे, ना ना ना, दरबारी लेखन नहीं है इनका। ठीक बात है। देखिए, अब तुलसीदास को रामचरितमानस को जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा है? जॉर्ज गियर्सन ने कहा है ये करोड़ों लोगों की बाइबिल है। ठीक हो गई बात। करोड़ों लोगों की बाइबिल कहकर पुकारा है किसे? रामचरितमानस को। सूरदास होंगे जहांगीर के समकालीन। सूरदास जी किसके समकालीन होंगे? जहांगीर के। ठीक हो गई बात। तो सूरदास जी क्या लिखेंगे? सूरसागर लिखेंगे, जहांगीर के समकालीन। ठीक हो गई बात। एक और होंगे जिनका नाम होगा, मैं इसे मिटाता हूं, कवि केशव। कवि केशव क्या लिखेंगे? कवि केशव होंगे जो लिखेंगे रसिक प्रिया, रामचंद्रिका इनके द्वारा लिखी जाए। ठीक हो गई बात। कवि प्रिया, रामचंद्रिका, ये सब जहांगीर के समकालीन है, कवि केशव, और इनके समय लिखेंगे। ठीक हो गई बात। फिर मैं आता हूं शाहजहां के समय। ये दोनों जहांगीर के समय थे, कवि केशव भी और जहांगीर, वो क्या नाम, सूरदास भी। शाहजहां के समय एक होंगे पंडित जगन्नाथ। ठीक है, ये लिखेंगे रस गंगाधर और गंगा लहरी। रस गंगाधर और गंगा लहरी लिखेंगे। कौन? आपके पंडित जगन्नाथ। ठीक बात है। एक होंगे रसखान। रसखान क्या लिखेंगे? रसखान प्रेम वाटिका लिखेंगे। बाकी आप हिंदी साहित्य में पढ़ते ही हैं कौन कौन से होंगे। एक होंगे बिहारी। बिहारी समकालीन राजा जयसिंह के होंगे। ठीक बात है। तो मैंने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख थे वो बता दिए मैंने आपको। बिहारी राजा जयसिंह के यहाँ पर। चलिए, देखिए साहित्य वाला सेक्शन पूरा हो गया। यहाँ पर मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ, उसके बाद मैं अगली वीडियो में आता हूँ। वीडियो बड़ी हो रही है
तो हम साथ साथ पूरा करते चलेंगे। ठीक होगी बात? थैंक यू।